अब देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट क्या लिखे थे, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह देखो है क्वेश्चन, तो आंसर इसका लिखना है। अगर तुम्हारे में हेडिंग करके दिया होगा बुक में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम उसी को बना दिए क्वेश्चन। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक यहाँ से शुरू करोगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम देखो इसको लिखना ही रहे, तुम लोग अपने से लिखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले इतना लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद क्या लिखोगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, या तो इस तरह लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद मेन पॉइंट हम लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो इतना लिख लो पहले तुम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लिख रहे हैं अंदर इन्वर्टेड कामा में जो है इसका रूल, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यह है बात, समझिए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब देखो यहाँ पे एक बात और देख लो, देखो इधर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो वहां भी लगाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग लगा दोगे तब भी तुम दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लगा देंगे तो दिक्कत है, समझ गए। तुम लोग लगा दिए तो नहीं दिक्कत है, लेकिन अगर हम लगा दिए तो समझ लो दिक्कत है। बात समझे, तुम लोग अभी इतना इंग्लिश गलत कर दोगे तो चल जाएगा, लेकिन हम अगर गलत किए तो पाव चौपट हो जाएगा पूरा। ये तो ये इधर आता है, यहाँ भी लिख देगा, तो यहाँ पे यह नहीं लगाया जाता है, समझ गया। एक बार जब भी लग गया वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, एक बार भी जब लग गया तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले भी नहीं लगता है। देखो लगा दिए तो यानी गलत किए, क्या किए, गलत किए, यहाँ नहीं रहेगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर भी देखो बोल रहे हैं, आदत पड़ी है गलत गलत बोल रहे हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो आदत इतना गलत पड़ी है ना, तो कहाँ से सही होगा। हम ये जो पढ़े हुए हैं हमेशा हमेशा, हम इस तरह से पढ़े हैं, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हम इस तरह से पढ़ते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इस तरह से पढ़े हुए हैं। लेकिन ये भी सही है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, समझिए, इतना मेन है। फिर आगे लिखोगे, हाँ कैसे दिया है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाँ नॉर बी डिस्ट्रॉयड दिया है, किस में, हाँ देखा जो गलत भी लिख सकता है। नॉर बी डिस्ट्रॉयड तो यहाँ पे है भी नहीं लगाया ना, लगाया मुँह लगाया है। तुम लोग एकदम एनसीईआरटी वाला अगर छापोगे, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, वो आर लिखा है, नार नहीं लिखा है। नाइदर रहता तो नार लिखा जाता है, नार लिखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड, ये लिखा है, नार भी कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड, वैसे नाइदर के साथ नार आता है। एनर्जी नाइदर यहाँ पर अगर लिखते, यहाँ पे लिख देते नाइदर, यानी EITHER, नाइदर बी क्रिएटेड, तब आता नार, तब क्या आता नार। याद कर लो, ग्रामर का रूल है सब, समझे, ये सब ग्रामर का रूल है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड लिखो, या तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड, नाइदर के साथ नार का यूज किया जाता है, यही होता है रूल। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड, या एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड, दोनों एक ही चीज है, बात समझ गए। और आगे क्या लिख सकते हो, आगे लिखोगे इसी में, इट कैन हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि, इट कैन फिर कामा लगा के लिख दिया जाता है हाउएवर, इट कैन हाउएवर बी ट्रांसफॉर्म। अब देखो बी लग गया तो इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म,
फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म। लिखो इसको, बोलूंगा तो देखिए नहीं कॉपी अनदर फार्म, समझिए। नहीं लिख पाऊंगा, लिखो पूरा कर। यहाँ पे अगर फार्म देखो और देखो, सुपरफ्लुअस बना दिया इधर देखो, इट कैन हाउ एवर बी ट्रांसफार्म्ड फ्रॉम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वन रहेगा, फ्रॉम ट्रांसफार्म फ्रॉम वन फार्म। यहाँ पे दूसरा चीज है, फ्राम है और फार्म है। फार्म माने से फार्म में बताऊं। फ्राम मतलब से और फार्म मतलब रूप होता है। फार्म मतलब क्या, रूप। टू अनदर, इतना ही हो गया, सही है नहीं लिखोगे तब वो अनदर फार्म मत लिख, अनदर बस हो गया, सही हो गया, इतना ही, समझे। ये सब ग्रामर रूल है, जो मन हो तो उसे नहीं लिख दिया जाता। इट कैन हाउ एवर बी ट्रांसफार्म फ्रॉम वन फार्म टू अनदर, लेकिन हालांकि इसको एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज किया जा सकता है। बात समझ गए। और अब यहाँ पे नीचे लिख दो, आगे अब ये डिफिनेशन हो गया। अब ऐसे तीर का निशान बना के लिखना, समझ गए। इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर कंसीडर्ड, व्हेन all forms when all forms of energy when all forms of energy are considered इसका मतलब when all forms of energy considered, अगर सभी एनर्जी के सभी फॉर्म पे ध्यान दिया जाए तो, अगर एनर्जी के सभी फॉर्म को कंसीडर किया जाए तो, समझिए इसका मतलब ये हो गया। कामा लगा के द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, समझ गए, रिमेन कांस्टेंट या होता है। ये तुमको आगे लिखना, तीर के निशान बना। When all forms of energy considered, अगर एनर्जी के सभी फॉर्म को कंसीडर करें, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम तुमको पता नहीं तो क्या समझ रहे हो। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कम से ज्यादा नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एकदम अलग है, उसमें से ना एनर्जी बाहर निकल रही है ना एनर्जी अंदर आ रही है, बराबर, बराबर और नहीं। आइसोलेटेड मतलब कहीं एकदम ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि उसमें से ना कुछ खर्च होगा ना उसमें कुछ ऐड होगा, अलग से कोई चीज़ ना ही ऐड होगी ना ही खर्च होगी, तो उसको बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे यह सिस्टम है, यह मान लो एक सिस्टम, इस सिस्टम में ना से बाहर से कोई चीज़ ऐड हो रही है ना इसमें से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, तो इसको क्या बोलोगे, आइसोलेटेड सिस्टम, समझिए। व्हेन ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर कंसीडर्ड, अगर इसकी ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसीडर किया जाए, द टोटल एनर्जी क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट, इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यह होता है रूल, बात समझे। जैसे वो दिन तुमको बताए थे तुम लोग धनुष वाला एग्जाम्पल, ऐसे होता है, ऐसे होता है नहीं, अरे ऐसे भी होता है, उल्टा थोड़ा ना है, उल्टा नहीं सीधा बनाया है उस दिन, बल्कि उल्टा बनाए भले रहे होंगे, आज सीधा बनाए हैं उस दिन बल्कि उल्टा बनाए रहे होंगे। अरे जब भाई सीधा लगा हुआ तो ऐसे खींचोगे, यह है धागा तो ऐसे खींचिए, नहीं खिंचाएगा, वो थोड़ा टेढ़ा रहता है। हाँ थोड़ा टेढ़ा रहता है, लो थोड़ा टेढ़ा बना दे रहे हैं। हम उस दिन उल्टा बनाए तो तुम लोग सीधा भले समझ लिए होगे अपने मन में, समझ गए। है देखो उस दिन बताए थे ना, हाँ थोड़ा टेढ़ा ऐसे रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है, और यहाँ से ऐसे रहता है, इस तरह रहता है, और यहाँ पे लगा रहता है, और जब इसको तनाता है तो यह हो जाता है, इन होता है, यहाँ तीर लगी रहती है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो वही चीज अभी इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पहले रहती है, पहले क्या रहती है,
पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इधर देखो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों पे ENERG आगे बताएंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वल टू क्या होता है, अभी मत लिखना, इसको अभी बताएंगे। कांस्टेंट यानी क्या, mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट c। क्या होता है फार्मूला, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। यह देखो, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी, जब तीर छूटा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। पूरा एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। बात समझिए, इतना लिख लिए ना, अब बता रहे हैं आगे। अब देखो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली। एक ऑब्जेक्ट है जो कि गिर रहा है, फ्रीली गिर रहा है, आराम से अपना गिर रहा है, छोड़ दिया ऊपर से गिर रहा है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, ये कंडीशन जो ऊपर दी गई है, इसी कंडीशन में इन एबव सिचुएशन स्टेट द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है, बताना है। समझिए, है देखो, मान रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिए, हम इसका मास मान ले रहे हैं स्मॉल एम, इसका मास मान लिए स्मॉल एम, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। बात समझे, तो क्या होगा, एट द स्टार्ट, शुरुआत में जब वहाँ पे एकदम चलने वाला है, जब छोड़ने वाले ऊपर से, तो लिखो, अब इसमें आंसर में लिखो, आंसर इसका कैसे कैसे इसमें चेंज होता है, लिख दो एट द स्टार्ट। आंसर में एट द स्टार्ट मतलब शुरुआत में क्या होगा, एट द स्टार्ट, एट द स्टार्ट क्या होगा बताओ, लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट, पोटेंशियल एनर्जी एकदम स्टार्ट जब होने वाला है, जी नीचे लगेगा है नहीं, मान लेना हाइट ग्राउंड से इसकी एच है, ग्राउंड से हाइट क्या है एच, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी mgh। एट द स्टार्ट पोटेंशियल एनर्जी mgh। बात समझिए, काइनेटिक एनर्जी एकदम जब शुरू होने वाला है, अभी चला नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, जीरो। क्यों होगी, बगल में लिख दो सिंस वेलोसिटी जीरो है ना शुरुआत में, सिंस वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो, सो k इक्वल टू होता 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m इंटू जीरो का स्क्वायर, तो यानी जीरो आ गया। यही लिखा शुरुआत में, सिंस वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो, इसीलिए ऐसा हो गया शुरुआत में। बात समझ गए। और टोटल एनर्जी कितना हो गया शुरुआत में, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी टोटल एनर्जी कितना हो गया, mgh प्लस जीरो हो गया, यानी टोटल एनर्जी क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गया तुम्हारा mgh शुरुआत में एकदम जब ऊपर से चलने वाला है, जब ऊपर से चलने वाला है, यह आ गया। बात समझ पाए। अब जब गिर रहा है, और लिख दो ड्यूरिंग द फॉल, को मिटा दे रहे हैं, ड्यूरिंग द फॉल क्या होगा, गिरते समय क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना जैसे जैसे गिरेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। बस इतना लिखना, कितना होगी नहीं पता हमको है, क्योंकि mgh सबका वैल्यू सही से नहीं दिया है ना, केवल सिंबल रूप में लिख दो, ड्यूरिंग द फॉल लिखो, ड्यूरिंग द फॉल सेकंड पॉइंट, एट द स्टार्ट के बाद ड्यूरिंग द फॉल, ड्यूरिंग द फॉल, ड्यूरिंग द फॉल यानी गिरते समय, ड्यूरिंग द फॉल मतलब गिरते समय। लिख दो पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखना है इसमें देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीजेज एट हाइट, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज
डिक्रीजेज एज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एट हाइट डिक्रीजेज। जैसे जैसे हाइट घटेगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। बात समझे? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, क्या लिख दोगी? दूसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक ऊपर से जब आती है कोई चीज़ तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ती है उसकी स्पीड। लिख दो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीजेज एज द वेलोसिटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसी हिसाब से पोटेंशियल इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब एकदम ग्राउंड पे पहुंच गई है तब क्या होगा? जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, तब क्या होगा? इसको लिख दे रहे हैं, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। थर्ड पॉइंट, जस्ट बिफोर, यहाँ पे जब एकदम पहुंच गई, यहाँ पे जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, तब क्या होगा? जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। समझ गए? डायरेक्ट लिख देना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh h इक्वल टू जीरो हो गया तुम्हारा, तो इसलिए mg इंटू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जितना रहेगा 1/2 mv²। यह हो जाएगा आंसर। हो गया क्वेश्चन खत्म। कंक्लूजन में लिख दो, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल, यानी गिरते समय टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बात समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी mgh प्लस 1/2 mv² इक्वल टू कांस्टेंट। यह है रूल। समझिए? इसी को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। लिख दो, MECHANICAL, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh प्लस 1/, किसी चीज़ का अगर मैकेनिकल एनर्जी निकालना तो निकाल दिया जाता है फार्मूला। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh प्लस 1/2 mv², यानी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या है निष्कर्ष? ये हो गया कंक्लूजन। जैसे टार्च एग्जाम आंसर में लिखो, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से जो प्रतिदिन के जीवन में जो दिख रहा है उसी में से लिखना है कुछ एग्जाम्पल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कुछ एग्जाम्पल लिखना कैसे होता है। जैसे टार्च, पहला एग्जाम्पल लिख दे रहे टार्च में क्या होता है? टार्च में क्या होता है? एनर्जी होती है ना, उसको बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। बैटरी में एनर्जी होती है तो लाइट उसी से न जलती है। तब लिख दो केमिकल एनर्जी, उसको बोला जाता है बैटरी वाली एनर्जी क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी बैटरी लिखो, उसमें जो स्टोर रहती है उसको बोला जाता है केमिकल एनर्जी। बैटरी में जो एनर्जी स्टोर है वो क्या बोलोगे? केमिकल एनर्जी। फिर बल्ब तक पहुंचती है, उसमें तार लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? बल्ब के सटा के तार लगा रहता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी। जो सेल में एनर्जी होती है वह कौन सा होती है? मैकेनिकल एनर्जी। किस रूप में होती है? केमिकल एनर्जी के रूप में। किस रूप में रहेगी? केमिकल एनर्जी के रूप में रहती है सेल में।
फिर सेल से क्या होगा, बदलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें बदलेगी, इलेक्ट्रिकल तार में पहुंचेगी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट जलेगी, लाइट नहीं जलती है फिर, तो फिर क्या होगा, यानी लाइट या हीट एनर्जी में चेंज हो गया। लेकिन हीट भी होता है, लाइट एंड हीट एनर्जी चेंज हो गया। ऐसे इसे लिखना एग्जाम्पल, लाइट एंड हीट एनर्जी, या पहला एग्जाम्पल हो गया, समझिए। अब देख लो, वह देखो पेंडुलम वाला घड़ी देखी हो, जिसमें पेंडुलम लगा रहता है, इधर उधर चलता है। उसमें क्या होता है, हाँ वो तो दिया रहेगा जी, सब में एनसीईआरटी में दिया है, तो सब में नहीं दिया रहेगा। उसमें देखो पेंडुलम लिख लो, दूसरा एग्जाम्पल लिखो पेंडुलम, पेंडुलम लिखो दूसरा एग्जाम्पल। पहला हो गया, दूसरा पेंडुलम, PENDULUM। पेंडुलम में क्या होता है, बीच में आके जब बीच में आता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, समझिए। जब किनारे पे जाता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, सबसे ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हो जाती है। वहाँ से इधर आने, एक बार जाएगा उधर देखो, ऐसे देखो है, यहाँ देखो है, पेंडुलम यही है, ऐसे देखो है घड़ी, हाँ ऐसे लगा रहता है, इधर उधर जाता है ना, इसी को बोला जाता है पेंडुलम। जब यहाँ पाएगा तो रुक जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, 1/2 mv² = 0। mgh सबसे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे रुका ना, mgh, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम। और यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे स्पीड, पूरा स्पीड में जाएगा, यहाँ पे पूरा स्पीड बनेगी, यहाँ पे ऐसे चलेगा ना, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 mv² = 0 हो जाएगा, mgh मैक्सिमम हो जाएगा, mgh मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पाएगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, 1/2 mv² ज़्यादा रहेगा, यहाँ समझे, यहाँ पे स्पीड एकदम तेज रहेगी, यहाँ पे mgh कम बहुत रहेगा, यहाँ पे mgh कम रहेगा। इस तरह बनाना हो बना लो, तो इसको लिखना है, पेंडुलम में लिख दो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसे लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख लो यहाँ बना, बात समझ गए। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर देखे हो, लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाउड स्पीकर में साउंड नहीं आता है कि नहीं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलेगी साउंड एनर्जी में, लिख दो लाउड स्पीकर एग्जाम्पल लिख। और दूसरी एनर्जी, बैटरी से लगाओ, बैटरी से भी चलता है, तो केमिकल एनर्जी हो जाएगी। चलो लेकिन हम इलेक्ट्रिकल ही लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सीधे लाइट से लगाओगे तब भी तो चलेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, साउंड एनर्जी, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज। तो कहाँ लिखे लाउड स्पीकर, है लिख दो लाउड स्पीकर बगल में, LOUDSPEAKER हो गया लाउड स्पीकर, ठीक ना। हाँ तो समझ लो इसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी साउंड एनर्जी में। माइक्रोफोन में देखो, माइक्रोफोन में क्या होता है, माइक, अरे माइक जो होता है इसमें जो लगा है, हमारा साउंड कैच कर रहा है ना, वो साउंड कैच करता है ना, साउंड कैच करता है, फिर साउंड किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, बात समझे। साउंड कैच करता है, साउंड हम बोल रहे हैं, वो साउंड एनर्जी कैच कर लिया, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, वहाँ पर ले जाकर फिर साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगा वेव से। लिख दो उसको, लिखो माइक्रोफोन, लिखो माइक, सब दिया तुम्हारे, माइक्रोफोन, माइक इसको बोला जाता है। माइक्रोफोन में क्या होगा, साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह लिख लो, ऐसे ऐसे लिखो, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, समझिए। माइक और स्पीकर दोनों अलग अलग होता है, माइक्रोफोन स्पीकर दोनों में अंतर है, गड़बड़ा रहे हो क्या जी तुम लोग। लाउड स्पीकर माइक्रोफोन में अंतर न है, लाउड स्पीकर खाली आवाज़ निकालेगा, कैच नहीं करेगा आवाज़,
अब माइक क्या करता है? कैच करता है आवाज़, समझिए, आवाज़ कैच करता है, कैच। हम बोल रहे थे इसका माइक कैच कर लेगा आवाज़, समझिए, फिर कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट होगा साउंड एनर्जी में लाउड स्पीकर से। स्पीकर माइक दो चीज़ होता है। चलो और लिखो, जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर देखो ना, जनरेटर में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बल्ब में लगा लोगे तो वही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बल्ब कहीं लगा दिए तो लिख दो, जनरेटर में लिखो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू। जनरेटर में क्या कहते हैं इंग्लिश में? जनरेटर है बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, इंग्लिश है ही वो, अच्छा, समझे। जनरेटर, GENERATOR, जनरेटर में क्या होता है? लिख दो, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लिख रहे हैं कई ठो, तुम लोग लिख के लाना खोजो के घर से NCERT में से। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लिख रहे हैं, तुम लोग बताना इसमें अपने से लिख के लाना किस में कन्वर्ट हो रही। जनरेटर बर्निंग फ्यूल्स, केवल लिख रहे हैं, तुम आगे लिखना कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। बर्निंग फ्यूल्स सब कन्वर्ट होते हैं। लिखो अपने से। और किस और है? सर वो बर्निंग के स्पेलिंग ठीक है? BURNING रहेगा, BURNING रहेगा, BURNING, बर्निंग फ्यूल्स। और लिखो इलेक्ट्रिक बल्ब, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक बल्ब। अपने से लिखना कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लिखते जाओ। और लिखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है जहाँ पे बिजली पैदा होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ELECTRIC PLANT, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और लिख देना इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर जो होता है इलेक्ट्रिक हीटर, ELECTRICHEATER, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। और लिख दो रिजर्वायर, देखे हो? नहीं, जाग देखना तक, रिजर्वायर डाल, RESERVOIR, रिजर्वायर। इसमें जो हम बोल रहे हैं आपको रिजर्वायर, RESERVOIR। इलेक्ट्रिक फैन लिख दो, इलेक्ट्रिक फैन। रिजर्वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फैन लिख दो। आगे तुमको लिखना है कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक फैन। बात समझिए। थर्मल पावर प्लांट देखे हो? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पानी से चलता है, थर्मल पावर प्लांट कोयला वाला चलता है। कोयला चलेगा। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, पावर प्लांट होता है, समझे, थर्मल एनर्जी से चलता है, थर्मल पावर प्लांट, समझिए। तुमको लिख के लाना है आगे। और एक तो लिख दो बॉडी, BODY, मेटाबॉलिज्म। बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो बायोलॉजी में पढ़े होगे थोड़ा बहुत। बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म यानी जब सब टूटता है, फूड जब टूटता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, समझे। बॉडी मेटाबॉलिज्म इसको बोला जाता है। फूड से जो एनर्जी कन्वर्ट होती है, बॉडी गर्म होती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, समझे। इसको लिख लो, नहीं जान रहे तो बॉडी मेटाबॉलिज्म में लिख लो, बस, समझे। केमिकल एनर्जी यानी फूड किस में कन्वर्ट होगा, थर्मल एनर्जी में। इतना लिख के लाना, समझिए।